हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आज हम लोग देखेंगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि जो मैं मैथ का वीडियो आप लोग को जो प्रोवाइड करवाया था उसमें से बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं और क्वेश्चन मतलब उससे वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और मैं भी देखा हूं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसमें से पूछे गए हैं, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाया हूं, जो भी दो चार वीडियो में जिसको आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से पूछे गए हैं। तो मैं आपको आपके पास लेकर आ गया हूँ अब साइंस का। तो साइंस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मतलब कलेक्ट किए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकता है पूछे जाएँ कल एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। करा है क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, वो होता है पॉजिटिव। यानी कि कैसे, तो देखिए उत्तल इधर की कैसे होता है, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। इससे एक बता देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसी प्रकार ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ऐसे होता है। उत्तल लेंस यही ना होता है, उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रखाता है, यहाँ पे वस्तु रखाता है। ये वस्तु है, कोई रखा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब उत्तल लेंस का बात करें, उत्तल लेंस क्या, उत्तल लेंस का जब भी बात करें उत्तल लेंस का, तो इसमें क्या क्या निगेटिव होता है, क्या क्या निगेटिव होता है, तो फोकस, क्या फोकस। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव नहीं, क्या पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो फोकस। क्योंकि इस तरफ है, देखिए इस तरफ, और इस तरफ हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ से इस तरफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरफ पॉजिटिव उत्तल लेंस है। तो फोकस भी, अब क्वेश्चन अभी तो क्या पूछ दिया, फोकस पूछ दिया। हो सकता है कि वक्रता की त्रिज्या भी वक्रता केंद्र पूछ दे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या वस्तु के जो होता है ना, वस्तु हमेशा क्या होता है निगेटिव में, यानी कि यू हमेशा क्या होगा निगेटिव, यानी कि नकारात्मक तो है। यू हमेशा क्या होता है नकारात्मक, यानी कि वस्तु के जो दूरी होता है वो क्या होता है नकारात्मक होता है। क्योंकि ये किधर होता है, इधर होता है, इधर क्या होता है हमेशा माइनस में होता है, इसलिए क्या होता है नकारात्मक। तो यानी कि और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इससे बन सकता है, वो कैसे, ऐसे बन सकता है। ठीक है, अगर वक्रता क्या केंद्र को पूछ दे तो भी क्या पॉजिटिव, लेकिन यू हमेशा निगेटिव में होगा, यानी कि नकारात्मक होगा, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। समझ में आ गया बात, तो ये रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है क्या, तो चालक के सामने तो क्या लगा रहता है, वो चालक के सामने बोल रहा है, मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वो क्या होता है उत्तल दर्पण। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। लेकिन सामने में जो कह रहा है, सामने में ये ऑप्शन में उत्तल नंबर दिया है, क्या ऑप्शन में क्या दिया है उत्तल। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं क्या, अगर साइड मिरर में कह देगा, गाड़ी के साइड मिरर में, क्या साइड मिरर में अगर भी कह देगा साइड मिरर में, तो साइड मिरर में भी क्या होता है, साइड मिरर मतलब साइड मिरर का मतलब साइड मिरर के रूप में मतलब जो ऐनक लगा रहता है, जिसमें मतलब साइड के जो गाड़ी दिखाई देता है, वो भी क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के यूज बता देगा, वो कहाँ, हजामती बनाने में, क्या हजामती बनाने में, मतलब सैलून में जो लगा रहता है अवतल दर्पण लगाता है। उत्तल लेंस यहाँ पे नहीं, दर्पण का बात हो रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस ये तो मतलब ये अलग आगे बता देंगे। ठीक है, और समतल दर्पण तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति समतल दर्पण की 4 मीटर पर सेकंड की ओर से चला आ रहा है, मतलब समतल दर्पण क्या 4 मीटर पर सेकंड से चला आ रहा है, तो उसका कितना मीटर प्रतीत होगा कि कितना मीटर से आ रहा है, मतलब मतलब जहाँ वस्तु रहेगा उसको कितना प्रतीत होगा कि कितना मीटर से आ रहा है। अगर वो 4 मीटर से मतलब दौड़ के आ रहा है तो उसको दोगुना लगेगा, कितना 8 मीटर से लगेगा। समझ में आ रहा है बात डायरेक्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न होता है कौन सा दोष। जब फोकस लेंस बढ़ता है ना, फोकस जब बढ़ता है तो उसमें दूरदृष्टि, क्या दीर्घ दृष्टि दोष, क्या दीर्घ दृष्टि जब भी क्या बढ़ता है, उत्तल में क्या बढ़ता है, फोकस जब भी बढ़ेगा तो दीर्घ दृष्टि होगा। फोकस बढ़ना यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि दूर हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ने में क्या दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या, जब घटता है तो फोकस जब घट जाएगा, घटेगा तो निकट दृष्टि हो, घटा मतलब देखिए घट रहा है, जब फोकस लेंस घटेगा तो क्या कम हो रहा है, तो निकट, कम मतलब निकट, जब भी कम होगा तो क्या निकट दृष्टि दोष, और बढ़ेगा तो क्या दीर्घ दृष्टि दोष। समझ में आ गया बात, ऐसे याद रखेगा। अब दूरदृष्टि के दोष व्यक्ति वालों को चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें से क्या लगा रहता है, तो क्या उत्तल लगा रहता है। मतलब दूरदृष्टि मतलब जिसको मान लीजिए कि आपको बीमारी क्या चीज़ का है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें कौन सा लगेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा। याद रखने का ट्रिक, दूर ऊ कह रहा है ना, तो ऊ से क्या होता है दूर
दूर और ऊ से क्या होगा, उत्तल होगा, तो यानी कि उत्तल। दूर जब भी उसको मतलब प्रॉब्लम है, चश्मे का प्रयोग किया जाता है दूर के लिए तो क्या होगा, उत्तल, और नज़दीक के लिए क्या कहेगा तो वो अवतल होगा, ठीक है। अब बाइफोकल क्या होता है, बाइफोकल होता है जो जिसमें दोनों दोष हो, क्या, दोनों दोष रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बाइफोकल कहेंगे, ठीक है। चलिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो वो कहता है कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होता है। वोल्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वोल्ट मीटर का होता है, क्या, वोल्ट मीटर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट का वोल्ट मीटर। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है क्या, विद्युत धारा का, क्या, विद्युत धारा का, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश कहा जाता है। इसका नामकरण किसने दिया था, तो इसका नामकरण दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे डी ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI है, आप ये सब VVI है, आप कम से कम इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। अब करिए, एक पदार्थ को एक कूलम में धन आवेशित किया जाता है तो आवेश में पदार्थों के इलेक्ट्रॉन कितने उनकी संख्या होती है, उसकी संख्या कितना होता है, 6.25 × 10⁻18, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, तो वो ये है, C है, क्या है, कुंडली तथा चुंबक के बीच का अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। अपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, तभी क्या होता है, धारा उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रवाहित नहीं होगा, उत्पन्न होगा, याद रखिएगा, धारा उत्पन्न होता है, क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है, किसके, अपेक्षिक गति के कारण। ये अपेक्षिक गति और धारा उत्पन्न जिस ऑप्शन में रहेगा तो उसका क्या होगा, प्रेरण की घटना वही होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ये भी बहुत VVI है, ये आप रट ले इसको, ठीक है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस पे आधारित हो, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस पे है, तो विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। चलिए करें, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि देखिए, घर में जो है शॉर्ट सर्किट लगता है, मतलब शॉर्ट लग जाता है, देखते हैं तार उर क्या होता है, पिघलने लगता है। तो कब, जब करंट ज़्यादा हो जाता है, क्या, ज़्यादा जब करंट आता है तो क्या होता है, वो तार पिघल जाता है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वही में शॉर्ट सर्किट लग जाता है। तो कब होता है, तो लघु पतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, तभी तो क्या होता है, लघु पतन में क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ने पर क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में ये जो दिया हुआ है PbO + C, और जो Pb और CO बन रहा है उसमें क्या कर रहे हैं कि PbO क्या है, ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं, देखिए क्या है इसमें हो रहा है, क्या, C एक अवकारक है। अवकारक मतलब क्या, अवकारक किस चलते कि देखिए ऑक्सीजन नहीं ना बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब भी यहाँ ऑक्सीजन होता है, क्या, ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है क्या होता है, इसका ऑक्सीकारक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकारक। जब भी क्या, ऑक्सीकारक होता है, जब भी ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब भी ऑक्सीजन की बात होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं, क्या हो रहा है, C की बात हो रहा है, तो C क्या हमेशा अवकारक होगा। समझ में आ गया बात, ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीकारक करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित धातु को कौन सा NaOH के विलयन से H2 देता है, तो वो देता है अल्मोनियम। कौन, अल्मोनियम देता है, H2 विलयन देता है, मतलब अल्मोनियम, क्या, अल्मोनियम, याद कर लीजिएगा। यदि विलयन का pH मान 13 हो तो क्या होगा, वो होगा सीधा सीधी क्या होगा, प्रबल भास्मिक, मतलब ये क्या होगा, भस्म होगा लेकिन प्रबल होगा, कहे कि 13 हो जा रहा है। यानी कि देखिए, ये जो होता है, ये स्केल होता है जो pH नापने का, यहाँ 7 होता है, 7 का क्या होता है, बराबर होता है, 7 का क्या होता है, बराबर होता है। तो 7 के बराबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर देखिए 7 से इधर कम रहता है, इधर क्या होता है, ज़्यादा रहता है, तो 7 के बराबर क्या होता है, ये उदासीन होता है, क्या, उदासीन। 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन होगा, और इधर रहेगा तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा, और इधर रहेगा तो क्या, इधर क्षारीय होगा। तो इधर 7 के इधर क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, और इधर क्या होगा, इधर करते हैं, इधर क्या है, 7 के पास क्या, 8 9 10 11 12 13, इधर तो जितना अब 13 कर रहा है, तो 13 तो बहुत अंत तक चल गया ना, तो बहुत क्या होगा, भास्मिक होगा, अम्ल की भास्मिक होगा, ठीक है। चलिए, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो P4 होता है, क्या, P4 होता है, याद रखिएगा। ये पीतल में रहता है, क्या क्या चीज़ रहता है पीतल में, तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक रहता है, क्या होता है पीतल में, कॉपर और जिंक रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी VVI है, बहुत पूछता है ये मिश्रण में। अब अगर धातुओं की प्रकृति होती है कैसा, धातुओं की प्रकृति कैसी, तो विद्युत धनात्मक होता है। धातु कैसा है, विद्युत धनात्मक, मतलब धातु जैसे सोडियम क्या है, तो धातु है, सोडियम के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, प्लस क्या होता है, आवेश होता है इसके अंदर, तो ये क्या विद्युत धनात्मक होता है, प्लस होता है, ठीक है, सोडियम जैसे हो गया, ठीक है। जब मैग्नीशियम रहेंगे तो मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है, तो इसमें +2 होता है चाहे, तो कैसा धनात्मक हो रहा है ना, विद्युत धनात्मक होता है। चुंबकीय अशुद्ध किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्ध किस प्रकार, तो चुंबकीय विधि द्वारा,
किसके? चुंबकीय बल। जैसे मान लीजिए कि इसका क्या नाम है, चुंबकीय सूत्र किसका? मान लीजिए कि चावल है, क्या है? चावल है, मतलब 1-2 kg चावल है, उसमें क्या है? चुंबक मिल गया है, उसमें क्या है? चुंबक मिल गया है, या मतलब नहीं, उस चावल में क्या? टीन उन मिल गया है, टीन या लोहा का जो भी है टुकड़ा मिल गया है, उसको कैसे हम लोग अलग करेंगे? तो क्या करेंगे? चावल में चुंबक को लेंगे और घुरा देंगे, तो चुंबक में कितना, जितने भी टीन और लोहा है क्या करेंगे? सट जाएंगे। तो उसी विधि को क्या कहते हैं? चुंबकीय विधि कहा जाता है। समझ में आ गया बात? वैसे कह रहे हैं। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? वो है कार्बन, खुद कार्बन, ये भी बहुत VVI है। अक्रिय तत्व कौन होता है? अक्रिय तत्व हीलियम होता है, ठीक है। एल्कीन के श्रेणी यौगिक क्या है? एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का, तो एल्कीन का होता है ये CnH2n, ठीक है। एल्कीन का ये होता है, ठीक है। तो एल्कीन के याद रखिएगा। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है क्या? अपमार्जक बनाने में अल्कोहल उपयोग होता है, अपमार्जक में अल्कोहल होता है। आवर्त सारणी इतना के तत्व कौन हो? आवर्त सारणी इतना के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। जो कहा जाते हैं हैलोजन ग्रुप होते हैं ना, तो वो कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा सत्य कथन सत्य है? तो परमाणु आसानी से त्याग देते हैं, ठीक है, ये होगा। अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पादन होता है क्या से? तो ये क्या होता है? कार्बोज। क्या क्या? कार्बोज होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो होता है क्या? फेलोपियन नालिका से। कहाँ से? फेलोपियन नालिका से। इसको याद रखिएगा, ये VVI है, फेलोपियन नालिका से, ठीक है। अब कह रहा है क्या? श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया क्या होती है? तो मतलब क्रिया होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है भी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक स्वच्छ मनुष्य का प्रकुंचन अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो वो होता है 120/80। मतलब नॉर्मल जो होता है हार्ट बीट कितना होना चाहिए उसका? 120 कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए मनुष्य का, ठीक है। प्रकुंचन इतना होता है। अब कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का संभव होता है? किस हार्मोन के कारण संभव होता है? माने मुरझाना, तो क्या? एब्सिसिक अम्ल। क्या? एब्सिसिक अम्ल के कारण। किसके? एब्सिसिक अम्ल के कारण, ठीक है। कौन सा पादक नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादक नियंत्रण फल बेचने वाला उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? इथिलीन। मतलब कौन सा पादक नियंत्रण, मतलब को पकाने के लिए क्या होता है? इथिलीन। समझ में आ गया बात? वैसे कार्बनिक यौगिक के कार्बन संयोजकता कितनी होती है? वो कितना? 4। क्या? कार्बन के कितना? कार्बन का कितना? 4 होता है, याद रख, बहुत ही VVI है ये, याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? क्या? असुरक्षित यौन संपर्क। मतलब अगर मतलब बिना ही कोई मतलब असुरक्षित ढंग से क्या करते हैं? मतलब संभोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एड्स धरता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो इसलिए चलिए आगे देख लीजिए। चमगादड़ एक पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ कैसे होते हैं भाई? तो समजात होते हैं। कैसा? समजात। क्या? समजात, ठीक है। कृत्रिम परिसेचन तंत्र का उदाहरण है क्या? तो वो क्या है? बगीचा और खेत। कृत्रिम का बगीचा और खेत होगा। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो क्या होता है? प्रकृति में सूर्य से क्या मिलता है हमको? विटामिन। कौन सा? डी। समझ में आ गया बात? तो सूर्य से क्या मिलता है? विटामिन डी। प्राकृतिक स्रोत तो वही है, विटामिन का। वनों के संरक्षण के निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो? सभी। मतलब इनमें से सभी। कह रहा है क्या? केवल अगर ये पूछ देगा तो थोड़ी चलेगा, नहीं, क्योंकि अगर मान लो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अगर पेड़ों की कटाई नहीं रोकेंगे तब पर भी दिक्कत होगा। अतिचारण का मतलब होगा उसको देख रेख नहीं करेंगे तब पर भी दिक्कत है। खनन मतलब होगा कि भूमि खनन करेंगे तब पर भी दिक्कत होगा, क्योंकि जब भूमि खनन कर देंगे तो मिट्टी तो हम क्या कर लेंगे? अपने पास ले लेके आ जाएंगे। तो मिट्टी अगर खनन कर लेंगे तो वहाँ तो मिट्टी रहेगा नहीं रहेगा, जिसके कारण उसका जड़ क्या हो जाएंगे? क्या? मजबूत नहीं रहेंगे, तो पेड़ तो गिर जाएंगे। तो इसलिए क्या? इसलिए सभी जरूरी है। समझ में आ गया बात? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्या? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अमीटर से निम्नलिखित में क्या मीटा जाता है? अमीटर से क्या मीटा जाता है? तो धारा। एमीटर से क्या? धारा, ठीक है। अमीटर से धारा मापा जाता है। जो उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से क्या? यांत्रिक में बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत मोटर। जैसे कि मोटर है, मोटर क्या है? यांत्रिक चीज है, यांत्रिक चीज है ना। मोटर क्या है? यांत्रिक चीज है।
तो यांत्रिक चीज़ को क्या कर रहा है, उसको विद्युत है, पहले इसमें क्या जाता है, करंट जाता है, मोटर में क्या जाता है, करंट जाता है। तो करंट तो विद्युत है, विद्युत अगर करंट मोटर में भेज दिए तो मोटर क्या करता है, या फिर पानी उनी बोरिंग वोरिंग में जो लगाता है तो यांत्रिक में बदल जाता है ना। तो विद्युत को क्या यांत्रिक में बदलने को क्या विद्युत मोटर ही जो कर सकता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, प्लाज्मोडियम में तो वो क्या होता है, बहुखंडन द्वारा। किसका, बहुखंडन द्वारा, ठीक है। अपन निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, निकट तो अवतल, निकट को जब भी कहेगा अवतल, और उत्तल को दूर को जब भी कहेगा तो दूर मतलब वो दोनों में आता है, तो दूर जैसे कहेगा तो उत्तल कर देना है, और निकट कहेगा तो अवतल, ठीक है। और जिसको दोनों दोष रहता है, उत्तल मतलब दोनों निकट और दूर दोनों दृष्टि का दोष रहता है, तो उसको किया बाइफोकल के द्वारा, ठीक है, बाइफोकल। कह रहे कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, उसका पुष्प में पाए जाते हैं। जनन अंग कहाँ होता है, पुष्प में। बहुत ही VVI है ये। और नेक्स्ट भी, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर का। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, किसका, मटर का, बहुत ही VVI। ये दो क्वेश्चन आप थोड़ा रट लीजिएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है, उसका क्या नाम है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है, तो वो होता है क्या, बहुदिशीय होता है। क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होती है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में। क्या, वायुमंडल की ऊपरी सतह में सबसे ऊपर पाया जाता है ओजोन। ओजोन माने ओ से ओजोन और ऊ से ऊपर, सबसे ऊपरी सतह में, ठीक है, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग है, दाढ़ी कब बनता है, सैलून में जाके, तो सैलून में कौन सा होगा, अवतल दर्पण। समझ में आ गया बात, खत्म बात। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, 2। ये तो VVI ये सब क्वेश्चन है ही, ये सब तो ईजी है, लेकिन ये सब देख के जाएगा, ठीक है। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रखिएगा, ठीक है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, तो ये अवतल दर्पण में सबसे बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अभी पीछे क्वेश्चन में आता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। तो इसमें भी सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वो विशेष छोटा दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल का यूज करते हैं, खत्म बात। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक बनते हैं, तो वो होता है समतल और उत्तल में केवल आभासी और काल्पनिक बनता है, उत्तल में तो सिर्फ केवल आभासी बनता है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही ये भी कर लीजिएगा आप लोग, ये VVI ये जो है क्या VVI हो रहा है, ठीक है। चलिए मोटर चालक के सामने दर्पण का लगा होता है, मोटर चालक के सामने कौन सा लगा होता है, उत्तल। फिर ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है। और लाइक वीडियो कर दे और शेयर कर दे सभी बच्चों के पास, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। गोली दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखाखंड का व्यास कहलाता है क्या, वो कहलाता है क्या, गोली दर्पण द्वारा का द्वारक। गोली दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण का ये गोलीय दर्पण है, क्या है ये गोलीय दर्पण होता है ऐसी। एक मान लीजिए ये क्या अवतल दर्पण है, ये क्या उत्तल दर्पण है, समझ में आ गया। तो अगर गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा, मतलब ये कह रहा था ये जो परावर्तक सतह ये नहीं परावर्तक है, जहाँ परावर्तक करेगा यहाँ पे टकरा करके, इसका क्या कह रहा है, पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा, ये वृत्ताकार पर जो परावर्तक सतह है उसका क्या कहलाता है, उसका व्यास, जो व्यास का तो उसका क्या कहलाता है, उसका गोलीय द्वारक कहलाता है, ठीक है। इसका व्यास क्या है, गोलीय द्वारक, ठीक है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत ही VVI ये तो मतलब आप रट लीजिए, तो इसको आप रट कीजिएगा, ठीक है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का, बहुत ही VVI है। गोलीय दर्पण फोकसांतर में जो ये होता है कि A = R/2, जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, आधा होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो क्या होता है, समतल में आभासी के बराबर, आभासी तथा बराबर होता है, याद रखिए। आभासी देखिए, आभासी दो ही में बनता है, किसमें, एक समतल में और किसमें, उत्तल में, क्या में, उत्तल में। समतल उत्तल दो ही में क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग व्यवहार में लाया जाता है, तो वो भी अवतल होगा, सोलर कुकर में भी अवतल होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा, अवतल होता है। ये सब अवतल का यूज है, बहुत ही अवतल का यूज बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है ना, तो वो कैसा होता है, वास्तविक का उल्टा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ है
अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अभी बताया था इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि जब भी कह रहा है कि इसका निगेटिव में कह रहा है, निगेटिव में क्या, निगेटिव में कब भी जब भी कोई भी चीज़ प्रतिबिंब निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव तो नीचे की ओर बनेगा, ऊपर की ओर ऐसे बनेगा, तो इसका देखिए ऊंचाई कैसा है ऊपर की ओर, तो ऊपर में तो प्लस बन जाएगा, लेकिन कह रहे हैं नकारात्मक, आवर्धन कैसा है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक जब भी इसका कैसा बना होगा प्रतिबिंब नीचे की ओर बना होगा, तभी नीचे में देखिए नीचे में क्या होता है माइनस होता है, तो क्या है माइनस में गया नीचे की ओर, तो जब भी नीचे की ओर बना तो नीचे में क्या हो रहा है देखिए, तो ये उल्टा नहीं हो रहा है, नीचे जब भी क्या होता है उल्टा होता है, तो देखिए उल्टा वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक बनबे करेगा क्योंकि दर्पण के क्या बन रहा है सामने बन रहा है, दर्पण के सामने वास्तविक बनता है और दर्पण के पीछे क्या बनता है काल्पनिक बनता है। समझ में आ गया बात। चलिए, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वो संभवतः दर्पण क्या है ये बताइए, वो समतल या उत्तल है। समझ में आ गया, समतल, ठीक है। अवतल दर्पण यही है जो जितना है उतना ही बनता है, समतल है जितना है उतना ही बनता है, समतल ज़्यादा उससे रियल दिखाता है एकदम। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए, माने वस्तु कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनना चाहिए, आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब माने मतलब आभासी और सीधा बनना चाहिए। तो कहाँ दर्पण के ध्रुव और फोकस एक ही को कंडीशन, अवतल दर्पण में एक ही होता है, एक ही जगह क्या है आभासी बनता है, कहाँ याद रखिए VVI पॉइंट है। अवतल दर्पण में देखिए उत्तल में तो हमेशा क्या बनता है, उत्तल में क्या बनता है हमेशा, उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, लेकिन अवतल में आभासी एक जगह बनता है, वो कहाँ फोकस, वस्तु को कहाँ रखा जाता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, तभी क्या बनता है आभासी बनता है, याद रखिएगा ये। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा, किसी बिंब का प्रतिबिंब धनात्मक हो तो धनात्मक कब होता है, अभी देखिए ऋणात्मक था तो नीचे बन रहा था, नहीं अब धनात्मक था तो कहाँ बनेगा ऊपर की ओर ऐसे, तो कैसा होगा सीधा बनेगा, कैसा होगा सीधा वास्तविक ऐसे होगा। लेकिन क्या कौन सा धनात्मक हो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, किस प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब प्राकृतिक। तो जब भी क्या सीधा बनेगा, क्या सीधा है तो सीधा जब भी बनता है तो कैसा होता है आभासी होता है, सीधा बन गया पॉजिटिव में, पॉजिटिव बन रहा है तो सीधा बनेगा, सीधा कैसा होता है हमेशा आभासी बनता है, वो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया बात। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कैसा, अवतल दर्पण से। आवर्धित मतलब बड़ा, कैसा बनता है आवर्धित मतलब बड़ा, बढ़ता किसके अवतल दर्पण से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है, तो आर कितना है 32 है, तो एफ कह रहा है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है आर बाई कितना होता है 2, तो 32 बाई कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना 16, तो प्लस का कितना 16, यानी कि प्लस का कितना 16। समझ में आ गया, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ये पे पूछ देता है, बहुत ही अच्छा कंडीशन इसका, ठीक है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होती है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों क्या बराबर होता है, नहीं ये जो होता है यहाँ से यहाँ ऐसे होता है, यहाँ अभिलंब होता है ये, तो देखिए ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, परावर्तन कोण आपतन कोण नहीं, अपवर्तन कोण नहीं, ये अपवर्तन कह रहा है, अपवर्तन गलत हो जाएगा, आपतन कोण विचलन कोण नहीं, अपतन अपरिवर्तन ये सही हो गया। समझ में आ गया बात। अब कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो वो क्या होता है काल्पनिक होता है, समतल और उत्तल वो काल्पनिक बनाता है आभासी बनाता है, ठीक है याद रखिए। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है कहाँ, मतलब फोकस कहाँ कहाँ अवतल दर्पण में, संयुग्मी फोकस कहाँ संभव होता है वो अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है काल्पनिक, हमेशा क्या बनता है काल्पनिक बनता है, लेकिन क्या ध्रुव और फोकस के बीच, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है कहाँ, सदैव कहाँ बनता है ध्रुव और फोकस के बीच, और जो कैसा होता है काल्पनिक बनता है। समझ में आ गया। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, उसका ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है ध्रुव कहलाता है, याद रखिएगा VVI है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या वो होता है क्या अनंत होता है, समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है अनंत, याद रखिएगा अनंत, क्या अनंत होता है। समझ में आ गया बात, ये याद रखिएगा। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है कौन सा, हजामत बनाने के लिए कौन अवतल, हजामत यानी कि सैलून में जाता है तो अवतल खत्म। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है
1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर। एम का वैल्यू, आवर्धन का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन एम, आवर्धन 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 जो होता है, आवर्धन एम जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, तो ये होता है इमेज, प्रति एच आई होता है और एच ओ होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। इसका ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आवर्धन। बहुत ही बीबीआई है, ये याद रखिएगा आप लोग। कार्य का गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अग्रदीपों में, अग्रदीपों में किस तरह का? ऐसा अवतल का। अग्रदीपों मतलब आगे की ओर जो हेडलाइट होता है गाड़ी का, अग्रदीपों में मतलब हेडलाइट में कैसा यूज होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, कैसा होता है? उत्तल का। उत्तल का जो होता है जिसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है? बहुत विस्तृत। उतले से तो बहुत, उत्तल ही एक ऐसा दर्पण जिसे बहुत दूर तक देख सकते हैं। बहुत दूर उत्तल दर्पण से ही क्या बहुत, क्योंकि अगर देखिए गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है, गाड़ी के क्या साइड मिरर में क्या लगा रहता है? आईना लगा रहता है। साइड मिरर में क्या? यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ रहता है और चलाता है, तो ये पीछे से जो आ रही होती है गाड़ी, पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है, जो गाड़ी आ रही होती है उसको देख लेता है, ये मिरर से देख लेता है ना कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रही है। तो यानी कि बहुत दृश्य, मतलब कितना भी दूर से आती है कम से कम तो दिखाई दे देता है इसको छोटा सा। ठीक है, इस आईना में, तो ये क्या करता है फिर? ड्राइवर साइड देता है। यानी कि उसी का रहा है कि गोलीय द्वीप का दर्पण जिसका दृश्य विस्तृत, बहुत विस्तृत होता है, वह उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया बात? किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या? किसी, तो उसका क्या कहलाता है? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वो वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वो एक सेट क्या हो गया? वो एक सेट समाप्त हो गया। अब एक सेट और लेते हैं। ठीक है, ये भी उतना ही का होगा। एक सेट और लेंगे तो ये भी कितना ही? 80 क्वेश्चन का ही होगा। तो एक सेट तो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, एक सेट और ले लेते हैं। ठीक है, तो एक 160 जो होगा, 160 बहुत ही क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। 160 तो वही है। अब देखिए क्या होगा, 160 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही करके चले जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, कह रहा है क्या, फिर से चलता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन उसमें भी आ गया, तो ये क्या हो गया? दोबारा रिपीट हो गया था। किस दर्पण का? तो क्या बताए थे? उत्तल का। तो मतलब ऋणात्मक बोल रहा है, धनात्मक नहीं। तो ऋणात्मक जब भी बोलेगा तो किसका? अवतल। ऋणात्मक जब भी बनेगा तो अवतल। अवतल ये दर्पण होता है ना, ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण तो यहाँ क्या होता है? यहाँ फोकस होता है, यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पे भी क्या? वस्तु भी धरा जाता है। अब इसके हिसाब से देखिए तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब इसका धनात्मक, इधर क्या? ऋणात्मक, इधर भी क्या होता है? ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो इस साइड, तो उसी साइड, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस साइड देखिए, इस साइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, माइनस में सब होगा जितना भी चीज़। तो इधर क्या क्या होता है? इसका वस्तु होता है यू, यू भी क्या होगा? माइनस में। ठीक है, यू भी क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। और सी, वक्रता की त्रिज्या भी क्या होगा? सी भी क्या होगा? माइनस में होगा। और एफ भी क्या होगा? माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण के सभी क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। समझ में आ गया बात? तो ऑप्शन में कौन होगा? ये। कोई दिक्कत? अब कह रहे कि क्या फोकस और वक्रता त्रिज्या एफ और आर में क्या होता है? मतलब संबंध पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई क्या? 2 होता है। एफ बराबर आर बाई 2 होता है ना, तो एफ बराबर आर बाई 2 होगा, बी। ठीक है, करके सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट कितना न्यूनतम दूरी? तो कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 मीटर भी दिया है, ये नहीं होगा। 25 मीटर भी दिया है, नहीं, 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा से देखना, 25 सब में लिखा हुआ है लेकिन मिलीमीटर, मीटर लिखा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर श्वेत प्रकाश का रंग, कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है मतलब सबसे कम झुकता है कौन? तो वो होता है क्या? लाल होता है। कम झुकता है, जो कम झुकता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। सबसे कम विचलन कौन करता है? तो विचलन कम, सबसे कम विचलन किसका होता है? बैगनी का। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार मतलब ये कोएफिशिएंट भी बन सकता है इसमें। अब कह रहे हैं मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है क्या? मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है? तो उसके द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है? मानव रेटिना पर जो छवि बनता है, जो मतलब जो इमेज बनता है, छवि, वो कैसा होता है? तो वो होता है कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। हमारे जो रेटिना पे हम लोग का कैसा? उल्टा बनता है, लेकिन एक मतलब हम लोग सीधा देख पाते हैं उसका ही, मतलब वो वर्क करता है ऐसा। ठीक है, अब आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये तो एकदम मार दीजिएगा। ठीक है, वी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर 160 आप करके जाते हैं ना याद, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है,
किसी दर्पण के वस्तु के प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण का सबसे बड़ा बनता है? तो अभी बताए थे कि पिछले में भी अवतल का, ठीक है, रिपीट होते रह रहा है, पता नहीं क्यों, तो लेकिन रिपीट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट, निकट मतलब निकट जब भी कहेगा तो दूर, दूर के लिए उत्तल ऊ आ रहा है, और निकट के लिए कौन सा, नजदीक के लिए अवतल, नजदीक के लिए अवतल। समझ में आ गया बात? नजदीक जैसी नजदीक दृष्टि जोश है तो उसका अवतल लेंस लगाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे कौन, जब थंब होता है ना, दाएं हाथ का अंगूठे ऐसे थंब होता है, जो ऐसे थंब होता है, एक ऐसे थंब होता है ना, ऐसे थंब ऐसे, फिर उसके साथ फिर उंगली ऐसे ऐसे, ये कौन दिया था? मैक्सवेल दिया था। ये कौन होता है? मैक्सवेल दिया था। कौन? मैक्सवेल। दाएं का अंगूठा। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? तो विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में तो रहेगा तो बढ़ेगा, समांतर क्रम में रहेगा तो क्या होगा? घटेगा। इसमें क्या होता है? घटता है। समांतर क्रम में घटता है, श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? बढ़ता है। कब? श्रेणी क्रम में रहेगा तो बढ़ेगा, और समांतर क्रम में रहेगा तो घटेगा, ठीक है। फिर चुंबकीय, क्या चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा का मतलब जो होता है, क्या प्रकृति कैसे होता है? वो काल्पनिक होती है। कैसा? काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। समझ में आ गया बात? ये सब याद कर, VVI हम बोल रहे हैं, याद करके जाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप बोलिएगा कि क्या करते हैं, ठीक है, तो आप इसको करके जाना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उन लोगों के भी लाभ पहुंच सके, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है क्या? सौर ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा से क्या? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ये बहुत, ये भी क्या है? VVI पॉइंट है, ये आप कर लीजिए, ठीक है। कौन सा लेंस आभासी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को आभासी भी कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। क्या? अपसारी। अपसारी कहा जाता है। अवतल को क्या कहा जाता है? अवतल को कहा जाता है अपसारी कहा जाता है। अवतल को क्या? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अवतल को कौन लेंस, अपसारी किसको कहा जाता है? तो अवतल को। अभिसारी किसको कहा जाता है? उत्तल को। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछता है, ठीक है, VVI है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? रेड, मतलब लाल है, ठीक है। क्योंकि जब प्रिज्म में होता है तो पहले बेज यानी हप्पी नाला होता है ना, तो प्राथमिक क्या होता है? कौन होता है? लाल होता है, ठीक है। जो ट्रिक था वो बेज यानी हप्पी नाला। अब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा नेत्र का रंगीन? तो आइरिस क्या होता है? रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग होता है कौन? आइरिस होता है। VVI पॉइंट है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 हाउस पावर, जो 1 हाउस पावर क्या होता है? 700 कितना होता है? 46 वाट। 746 याद रखिए, VVI है, ये याद रखिएगा, एकदम रट लेते इसको, ठीक है। मतलब कल आ भी सकता है, एकदम मैंने चांस है, ठीक है, तब रट लीजिए। ये होता है 746 वाट, ठीक है। क्या? विशालक, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या वो होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, यानी विशालक शीशा भी कहा जाता है। याद रखिए, ये सब बहुत VVI है, ठीक है, आप लोग याद रखिए सबके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या? तो गतिशील कौन कण है? उसमें कौन गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। गति कौन करता है? मतलब रैंडम ऐसे 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 क्या करता है? गति करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत धारा हम लोग के प्रभावित होता है तार में। समझ किसको? इलेक्ट्रॉन के गति घूमने के कारण। समझ में आ गया बात? ऐसे। अब कह रहा है क्या? एम्पियर घंटा मात्रा का किसका? एम्पियर किसका है? तो आवेश का। एम्पियर घंटा किसका है? आवेश का। मात्रा का किसका? आवेश का। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सब मात्रक से बहुत अच्छा पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक? तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसका होगा? ये जूल इंटू सेकंड दिया है, ये जूल इंटू में पॉइंट का मतलब इंटू सेकंड दिया है, और सेकंड बाई जूल दिया है। ऑप्शन बढ़िया से चेक करिएगा, जूल पर सेकंड मतलब जूल बाई सेकंड होगा। समझ में आ गया बात? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ये तो पिछले भी आया था, पिछले ही सेट में आया था, ठीक है, जो अभी करवा रहे हैं उसके पहले 80 वाला जो कर रहा था उसमें आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कौन? तो क्या? CO2। CO2 है क्या? उत्तरदायी है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? CO2 उत्तरदायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो उपचयन द्वारा। किसका द्वारा? उपचयन। क्या? उपचयन। अपचयन भी होता है, इसी तरह का ऑप्शन अपचयन होता है, लेकिन ये नहीं होगा, उपचयन होगा। समझ में आ गया बात? चलिए, कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या? ऊष्माक्षेपी होता है। कैसा? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी होता है अभिक्रिया कब?
उसमें शोषी मतलब कोई चीज़ सोखता है तो शोषी हो जाता है, और छेपी होता है जब डाला जाता है उसमें तो वो क्या अभिक्रिया करने लगता है। जिसके कली चूना पर जब भी जल डालिएगा तो क्या होता है, कली चूना पर जब भी जल डाला जाता है तो उबलने लगता है, तो उसमें छेपी, छेपी के मतलब कुछ भी उस धुआं हुआ छोड़ सकता है, समझ में, गैस छोड़ सकता है, तो उसमें छेपी हो जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो मतलब जैसे कि चूना पर नहीं देखते, चूना अगर पानी में डालने के बाद क्या होता है, बॉयल करने लगता है, तो कुछ मैंने गैस उसमें प्रोवाइड होता है, मतलब छूटता है, तो उसमें छेपी होगा। समझ में आ गया बात। उसमें शोषी नहीं, शोषी का मतलब सोखना हो जाएगा, विस्फोट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा VVI क्वेश्चन है ये, सारे VVI है। आप हम बोले 160, 80 दोनों में है, 160 याद करके जाइए, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। कह रहा है कि 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, Cu है। ऐसे तो ये मतलब ऑप्शन दे दिया तो ऐसे तो नहीं आप पता लगा सकते, यहाँ पे और कुछ और ऑप्शन दे सकता है, तो ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है क्या, CaOH2, CaOH2 क्या होता है, CaOH2 चूना जल का रासायनिक। ये VVI है, तो नहीं, आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी विलेन का लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला कौन करता है, वो क्षार होता है। क्षार जो होता है वो लाल को क्या करता है, नीला। और क्षार का pH मान कितना होता है, वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है क्षार का। तो 7 से ज़्यादा कौन कौन ऑप्शन है, 11, 10 भी है। 7 से ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों A और B दोनों। समझ में आ गई बात। यानी कि लाल को, लिटमस को, लाल को नीला कौन कर देता है, लाल को नीला क्षार करता है। क्षार का जो होता है pH मान कितना होता है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 का क्या होता है, प्लस, 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा कौन है, 10, 11, यानी कि दोनों ऑप्शन होगा। एल्केलाइन का कार्बन के बीच कितने संयोजन बंधत होते हैं, वो कितने होते हैं, एल्कलाइन के जब भी, एल्काइन के जब भी कहेगा तो वो कितना, 3 होता है, कितना, 3, C, बहुत ही VVI है, ये रट लीजिए आप, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या था, C6H12O6, ये तो बहुत बार पूछा है, क्या, C6H6, C6H12O6 है, यानी कि ये होता है क्या, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ये याद रखिएगा, बहुत VVI था, ठीक है। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, वो साबुन कहलाते हैं, क्या, साबुन में लवण होता ही है, क्या, लवण होता है ना, तो उसी पर साबुन कहलाता है, ठीक है। कैसा, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है, तो सोडियम लवण अम्लों का, तो इसमें अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो उसका क्या कहा, एल्डिहाइड कहा जाता है, इसको मूलक का क्या, एल्डिहाइड। CHO जब भी होता है अभिक्रिया उसको मूलक को कहा जाता है एल्डिहाइड, बहुत VVI है ये, बहुत VVI है, ये याद रखिए, ठीक है, एल्डिहाइड कहा जाता है। अब कह रहा है क्या, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने की घटती है, यानी कि क्या होता है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो घट जाती है, क्या, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटती है, ये याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दे सकता है, तो आप लोग के तत्वों को क्या बढ़ते क्रम में कह रहा है, क्या बढ़ते क्रम में लिखा है, किसके, अधातु के गुण। तो अधातु के गुण आप लोग के, अधातु किसको कहा जाता है वो पता है आपको, तो मतलब थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इसको रट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सिलिकन क्या है, तो सिलिकन अधातु है। देखिए सिलिकन, देखिए आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखिए संयोजकता, क्या, संयोजकता अगर कितना, देखिए सबसे अंतिम ब्राह्मण कक्षा में, अगर ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मान लीजिए कितना है, अगर 4 से कम है, 4 से कम रहेगा, 4 से कम रहेगा तो कुछ होगा, ये होगा धातु, और 4 के बराबर रहेगा तो क्या होगा, ये अधातु होता है, और 4 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा ना, उपधातु होता है। 4 के जब बराबर रहेगा तो क्या, उपधातु, और 4 के ऊपर रहेगा तो अधातु। ये कैसे, जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन का रहा है, सिलिकॉन कितना होता है, 14 का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2, 7, 14, तो 2 और 8 होता है ना, सॉरी 14 होता है सिलिकॉन का, कितना 14, 1 मिनट, तो 2, ठीक है, और फिर कितना 8, 10 और 4, 14, तो ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही होता है, तो ब्राह्मण कक्षा में कितना हुआ, 4 के बराबर आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 4 के बराबर, तो 4 के बराबर होता है तो कुछ ही होता है, तो देखिए 4 के जब भी इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर होगा, यहाँ पे देखिए 4 के बराबर होगा तो कुछ ही होगा, उपधातु होता है, तो क्या होगा, उपधातु, क्या होगा, उपधातु, C। समझ में आ गया बात, ऐसे चेक किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक कौन सा, इस पे पावर होता है, धनात्मक होता है, जिस पे पावर धनात्मक तो क्या होता है, सोडियम, सोडियम पे क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, बहुत VVI, बहुत बार पूछ चुका है, ये लगता है कि जीके का क्वेश्चन है लेकिन साइंस का है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का
केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि बाहर अगर मतलब ऑक्सीजन जो है ना उसके अगर संपर्क में आता है तो क्या आग लग जाता है। समझ में आ गया बात, इसलिए क्या केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किसको? सोडियम को। भी आई है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? तो क्या सभी क्या सर्फ, शैम्पू, इजी सर्फ, जो भी सब कुछ क्या अपमार्जक से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी होगा। सौर सेल का किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का होता है। सौर सेल में सिलिकॉन का होता है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में कहा जाता है? तो सीएनजी नहीं, खाना नहीं किया जाता है, तो सीएनजी। एलपीजी के तो किया जाता है, एलपीजी बायोगैस जैसे गोबर गोईठा कोयला के भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन सीएनजी तो गाड़ी चलाने में ना, सीएनजी क्या होता है? गाड़ी चलाने में, तो इसको नहीं किया जाएगा। नहीं है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है? नहीं है, तो नहीं किया जाएगा सीएनजी। समझ में आ गया बात। उसी प्रकार कह रहा है, इतना जो दिया है वो क्या कर रहा है? तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या हो रहा है? देखिए ऑक्सीजन बाहर में, देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अब घटित हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आ गया बात। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? अब संतुलित करने के बाद आ गया तो सभी चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर में सब देख लीजिए, पीवी इधर कितना है? तो पीवी कितना है? यहाँ पे 1 है, इधर भी पीवी 1 है। वो ऑक्सीजन इधर कितना है? तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, इधर ऑक्सीजन तो 2 गो, 2 4 गो, और कितना होगा? देखिए है ना, 2 2 4 1 5 गो, ऐसे है ना, तो उसको मतलब करना कितना होगा ऑक्सीजन। तो कौन सा मतलब सही है? तो यहाँ बी नंबर क्या संतुलित है, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, उदासीन होता है। अब कह रहे 47 में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल यानी कि वो होता है कौन? CH3COH। अब कह रहे प्रबल अम्ल तो HCl। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, और दुर्बल कौन है? CH3COOH, ठीक है। अब इसी प्रकार कह रहा है क्रायोफाइट अयस्क क्या है? क्रायोफाइट जो है क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट जो अयस्क है कि क्या है, मतलब किसका अयस्क है क्रायोलाइट? तो वो किसका है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है। अब पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम का कितना होता है परमाणु संख्या? वो 19 होता है। परमाणु संख्या याद होना, कम से कम 1 से लेके कितना 20 तक आप लोग परमाणु संख्या याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। समझ में आ गया बात। तो परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है पोटेशियम के, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सी थोड़ा छूट गया, ठीक है। फार्मिक अम्ल का आयुपेसिक नाम क्या होता है? तो क्या मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल क्या था? मेथनोइक, VBI है, ये भी याद रखिएगा, VBI है, ठीक है। अब कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का क्या होता है? तो सी, कौन सा? C2H5OH, VBI। ये सब जो हम VBI कर रहे हैं उसको कम से कम ध्यान रखिए। अल्काइन कौन है? अल्काइन, अल्काइन कौन है? A। तो क्या होता है? CN, ठीक है, N, यही होता है। CnHn होता है तो वो एल्काइन होता है। दोनों सब में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो एल्काइन होता है, ठीक है। अब कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र, तो जिसमें 11 आ जाए, जिसमें 11 रहेगा वही चीनी का रासायनिक, याद रखिएगा 11 रहने का। तो C12H22O11। तो ऑक्सीजन क्या होता है? मतलब A11, जिसमें 11 होता है वो 22, वो क्या होता है? चीनी का ही, मतलब एक है वो ऑप्शन छाटने का, ठीक है। तो चीनी हो गया, ये भी VBI है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच जो संयोग बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में कितनी होती है? तो वो होती है कितनी? 3 होती है। कितना? 3। VBI है, ये भी 3 होती है। ये सब रटने वाली चीज़ है, आप रट जाइए। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, श्वसन के अध्ययन, क्या? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या कहलाता है? अंकुरित बीज। क्या? अंकुरित बीज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायो का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का? उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी वृक्क से संबंधित है, वृक्क से जो संबंधित है वो क्या है? उत्सर्जन कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए है? देखिए जाइलम मतलब होता है पानी। पानी, देखिए पानी होता है क्या? ज से क्या होता है? जल होता है, और ज से क्या होता है? जाइलम होता है दोनों, ठीक ना। जाइलम जहां भी आ गए तो जल वाला ऑप्शन मार दीजिए, जाइलम जहां भी आ गए जल वाला भी मार दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। तो ये भी बहुत VBI है। अब फ्लोएम है क्या? तो खाना उना पहुंचाता है। फ्लोएम जो ऊतक है, जाइलम ऊतक है क्या? जो जाइलम क्या कहता है? पानी को पहुंचाता है। और खाना उना को भोजन कौन कहता है? तो भोजन कौन? फ्लोएम। फ्लोएम जो कहेगा, फ्लोएम कौन होता है? वो भोजन पहुंचाता है, ठीक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान CO2 निकलती है। क्या? CO2। फलों के पकने के निम्नलिखित से किस नियंत्रण को किया जाता है? तो एथिलीन, पिछले क्वेश्चन में भी आया है, क्या? एथिलीन, ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जा सकती है, किसका? तो डेंड्राइट का। किसका? डेंड्राइट का, ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जा सकती है, किसका जानकारी हासिल की जाती है? तो डेंड्राइट का हासिल की जाती है। VBI है भी,
ठीक है। ये भी क्या है, VVI, मतलब फ्लोएम जल, ये सब याद रखिएगा, फल के पकने के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न कौन सा आपातकालीन का हार्मोन है? आपातकालीन एजी क्या, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन का कहा जाता है आपातकालीन क्या, आपातकालीन हार्मोन का है एड्रीनेलिन कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन को। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन से नहीं है? तो वो चबाना अनैच्छिक नहीं है, ये सब अनैच्छिक नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? गर्भ की अवधि कितना होता है? तो 270 दिन, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, कब? 1985 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा डेट। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो ईस्ट, मुकुलन द्वारा ईस्ट, VVI, मुकुलन जहाँ आ गया वो ईस्ट के ही है चीज़, ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो TB है। TB कहाँ दर्द है? जो खांसने में जो होता है ना, तो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है ना, तो TB होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। बहुत VVI क्वेश्चन है, अभी समझाने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप रट ले इसको। 160 रट के जाए, मैं दावा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 68 में कह रहा है क्या, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का क्या होता है? हाइपर टेंशन। नहीं कहता कि जो टेंशन के कारण जो ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब पगला गया है, जो भी चीज़ है। ब्रेन हेमरेज के कारण मतलब होता है पगलाना नहीं है, ब्रेन हेमरेज के कारण मतलब वो कोमा में चला जाता है, बेहोशी टाइप का हो जाता है, वो बचने की कम चांस से होते हैं, ठीक है। ICU में बहुत दिन तक वो मतलब वो कोमा में चला जाता है, मतलब बहुत दिन तक भर्ती भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपर टेंशन, मतलब टेंशन के कारण जो भी, तो उसका क्या होता है? ब्रेन हेमरेज कर गया। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो क्या है? कस्टूटा। क्या है? कस्टूटा कहा जाता है इसको, थोड़ा अजीब वो नाम है लेकिन कस्टूटा कहा जाता है। परजीवी पादप का क्या है? कस्टूटा। ये भी क्या है? VVI होता है, ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो वो है अलिंदों के द्वारा। दायल, नींद, बाया, निलय, ये सब होता है ना, तो अलिंद के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर को, रक्त को क्या कर रहा है? पूरे शरीर में पंप किया जाता है अलिंदों के द्वारा, ठीक है। 4 अलिंद होता है ना, 4 निलय होते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा, क्या हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि होता है? हाइड्रा में अलैंगिक मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में भी क्या? मुकुलन, ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा, ठीक है। हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा, ठीक है। जनन संचारित रोग है क्या? जनन संचारित रोग है वो क्या है? इनमें से सभी क्या है? संचारित रोग है। जैसे मैं कह क्या है? सिफिलिस, एड्स, मनोरिया, सबके जन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है। कौन सा? इसमें से सभी, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसका ब्राह दलपुंज कहा जाता है, ब्राह दलपुंज कहा जाता है, VVI है, ये एकदम रट लीजिए, ठीक है। ब्लड समूह A को कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह A को कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो क्या है? B। क्या? B, क्या सा? B होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं नियंत्रण कर सकता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन सा नियंत्रण नहीं कर सकता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से घेंघा ना होता है, इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो उससे तो कुछ नहीं होता है, उसका तो ब्लड से ग्लूकोज से कोई कारण नहीं है, तो इंसुलिन मार दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? मतलब वृद्धि हार्मोन जिसको कहा जाता है, तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन से क्या होता है? वृद्धि होता है, हाइट बढ़ता भी है, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। क्या? अंतःस्रावी। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही VVI, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े। कितना? 3 जोड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, जितना कर रहे हैं वो सब VVI है। एड्रोजेम, एड्रोजेम क्या है? तो क्या है? मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन को क्या कहा जाता है? एड्रोजेम कहा जाता है, ठीक है। अपोजिट रेन जो कहा जाता है वो फीमेल हार्मोन कहा जाता है, लेकिन मेल पूछ रहा है तो मेल को क्या होता है? एंड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन है, ठीक है। चलिए, मटर को अपने प्रयोग में किसने लिया था? तो किसने लिया था? मेंडल ने। ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का मतलब लिया था? तो मटर का पौधा। इसको उल्टा पूछ दिया, मटर को अपने प्रयोग में किसने लिया? तो मेंडल को, ठीक है। तो ये रहा 80 सेट में, 80 उस सेट में, मतलब 160 क्वेश्चन हो गया, बहुत ही VVI। अगर आप इसको अगर 2 घंटा में रट लेते हैं, रात को भी मतलब सुबह अगर 6 बजे भी जगते हैं, अगर रट लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, और अच्छा से जाके एग्जाम दीजिए, इतना जरूर रट के जाए, अब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए।